वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय ईवीएस पेडागोजी परिसर अध्ययन या परिसर अभ्यास विषय को लेकर आज की इस वीडियो में हम फिर से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 19 दिन का वक्त बचा है। और आज की इस वीडियो में हम जिस प्रकार के प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, मैं यकीन से बता रहा हूं आपको कि 6 सितंबर 2026 को आपको इसी प्रकार के प्रश्न कुछ ईवीएस पेडागोजी परिसर अभ्यास के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है और इस प्रकार का एक प्रश्न आपको परीक्षा में हर साल ईवीएस के क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। अब देखिए, किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा लॉजिक हमको यहां पर लगाना है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन 2 में आपको गुजरात दिखाई दे रहा है। हमको इतना तो पता है, यकीन के साथ इतना तो पता है कि अरब समुद्र के तट पर जो है गुजरात बसा है। मतलब गुजरात आपको और कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो सीधे सीधे तौर पर कर्नाटक, केरल और गुजरात हमारा यहां पर विकल्प 2 सही रहेगा। ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मानचित्र के अनुसार अरब सागर कर तट पर स्थित मुख्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है, वो हमने यहां पर ऐड नहीं किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। सर, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जल्दी स्टेटमेंट टाइप प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर, प्रश्न पूछा गया है कि छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। अब देखिए, यहां पर आपको प्रश्न सबसे पहले समझ लेना है दोस्तों, और यहां पर आपको क्या है, अधिकतम संख्या का चयन करना है। सर, 4 विकल्प आपको दिए हैं, इसमें से कितने सही होंगे, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। तो देखिए, शिक्षक डायरी जो है दोस्तों, इसका समावेश इसमें नहीं होगा। पहला विकल्प आपका कट हो जाता है। अब नीचे से हमने क्या करना है सर, जहां पर आपको विकल्प 1 दिख रहा है वो कट कर देना है। जवाब मिल गया कि परियोजना कार्य, चित्र बनाना और चित्र पठन आपका क्या है सर, सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो यहां पर ए दिया गया है वो राइट विकल्प होगा दोस्तों। डायरी का संबंध क्या है, देखिए एक्चुअली डायरी होती क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षक के स्वयं लेखन का दस्तावेज है, जो सीधे तौर पर छात्र के प्रक्रिया कौशल का आकलन करने का उपकरण नहीं माना जाता है। इसीलिए हमने यहां पर क्या है सर, डायरी को अलग कर दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सर, तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बना उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। थोड़ा लॉजिकली प्रश्न है, समझकर चलना है। ओके, दोनों को निम्नलिखित में से क्रमश किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है, इस प्रकार का यह प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, सलीम का संबंध होता है मोटापे से और
यहाँ पर राजू का जो संबंध होता है सर वो एनीमिया से होता है। मतलब यहाँ पर जो विकल्प बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, हमारा सही विकल्प होगा। स्पष्टीकरण हमने यहाँ पर ऐड किया है, आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी कि सलीम को मोटापा होने की संभावना है। तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पादों में कैलोरी और वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनका लगातार सेवन करने से शरीर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है जिसमें मोटापा बढ़ता है। और राजू की बात अगर आप कहेंगे तो देखिए राजू को अनीमिया होने की संभावना है। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां का सबसे मुख्य स्रोत होती है, आयरन का सबसे मुख्य स्रोत होती है। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है। हरी सब्जी न खाने से राजू के शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी जिससे उसे एनीमिया होने का खतरा रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर। प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप प्रश्न पूछा गया है। सर प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और बी, आपको दोनों कथनों पर विचार करना है। हम कथन ए पर विचार करते हैं कि देखिए कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। इसने बताया कि नीची डाल पर घोंसला बनाता है तो गलत बताया है। इसने बताया कि नीची डाल पर घोंसला बनाता है कौवा तो गलत बताया है। और वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, निम्नलिखित में से सही चुनिए। देखिए दोनों गलत है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। मतलब यहां पर ए और बी दोनों गलत हम क्या है सर कह देंगे। अब देखते हैं कौवा और वीवर पक्षी के संदर्भ में यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि कथन एक गलत है क्योंकि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर नहीं बल्कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। वे शिकारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने और आसपास अच्छी नजर रखने के लिए ऊंचे पेड़ों की ऊपरी शाखाओं का चयन करते हैं। उनके घोंसलों में लकड़ी की टहनियां के साथ साथ लोहे के तार और धागे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया कौवे का कथन। उसके बाद कथन बी, अब देखिए कथन बी क्यों गलत है। दो पत्तों के आपस में सिलकर घोंसला बनाने का काम दार्जिन चिड़िया करती है न कि वीवर पक्षी। वीवर पक्षी बया पक्षी लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद सुंदर और जटिल घोंसला घास के तिनकों और फाइबर के बुनकर से तैयार करती है। यहां पर आपके दोनों कथन क्या है सर गलत थे, दोनों का हमने स्पष्टीकरण आपको सही तरीके से दे दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 सर, पांचवा प्रश्न है कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, अब देखिए ईवीएस में पर्यावरण क्या है सर, तो देखिए मानव निर्मित पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है और सांस्कृतिक पर्यावरण है। ये चारों ही इसमें आते हैं। मतलब आपके विकल्प जो यहां पर दिए गए हैं ABCD, वो चारों ही विकल्प क्या है सर इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर क्या है बिल्कुल राइट विकल्प होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर है सर। थोड़ा सा धुंधला आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर हमने ऐड किया है। ओके, हिंदी वाला सेक्शन हम देखेंगे। चलिए सही सुमोलित युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको भाषा और जहां बोली जाती है उस राज्य को जोड़ना है। सर हमको पता है की मराठी कहाँ बोली जाती आहे तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा बोलली जाते आणि गुजराती कुठे तर गुजरातमध्ये बोलली जाते। हे दोन भाषा आपल्याला माहित आहे, बाकीची भाषा आपल्याला माहित नाही आणि माहित करायची आवश्यकता पण नाही कारण आपल्याला उत्तर भेटलेलं आहे। क्योंकि यहां पर क्या बताया दोस्तों कि सी का 5 और डी का 6 कहां पर नजर आ रहा है आपको, देखिए सी का 5 और डी का 6 कहां पर नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में नजर आ रहा है दोस्तों, और कहीं पर भी नहीं है, और कहीं पर भी नहीं है, इसलिए आपका विकल्प जो बी रहेगा वो सही होगा। विकल्प बी जो रहेगा वो सही रहेगा सर। 1 का 2 मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। 2 का 1 कोंकणी कहाँ बोली जाती है, तो गोवा में बोली जाती है। उसके बाद सी और डी तो हमने देख लिया। कन्नड़ ई का क्या है दोस्तों, तो ई का आपका यहाँ पर आएगा 4 नंबर कन्नड़ कर्नाटक में, और कुडुक कहाँ बोली जाती है दोस्तों, तो 3 नंबर झारखंड में। मतलब इस प्रकार से आप क्या है राज्य और जहां बोली जाती है बोलियों का यहां पर क्या है दोस्तों, आप यहां पर जोड़ियां लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर, प्रश्न नंबर 7। ओके चलिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर। 7वां प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ठीक है, ट्रेन ने दिल्ली से 5 बजे रवाना हुई और 1 मई को 8 बजे भुवनेश्वर पहुंची। करीब करीब ट्रेन जो है दोस्तों वो 27 घंटे चली। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या थी। देखिए कितना सिंपल बात है। अब हमने बताया आपको कि ट्रेन कितने घंटे चली, तो ट्रेन चली 27 घंटे। हमने क्या करना है सर, 27 घंटों को डिवाइड कर देना है 1701 से, क्योंकि ये बता रहा है कि दूरी कितनी है 1701। 1701 को अगर आप डिवाइड करेंगे दोस्तों 27 घंटे से तो आपको
यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 63, देख लेंगे कर कर। बिल्कुल विकल्प जो सी रहेगा कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है सर, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपको यहां पर ईवीएस में इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए इलीगे उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सर, इलीगे कहते हैं। मतलब यहां पर विकल्प जो आपका बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। क्योंकि इलीगे एक तेज धार वाला पारंपरिक कृषि उपकरण है, साधन है जिसको हम कहेंगे, जिसका उपयोग प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटने और अलग करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल विकल्प बी की बात करेंगे सर तो हम कहेंगे बिल्कुल आपका विकल्प जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। प्रश्न 9 पूछा गया कि कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षकों ने बच्चे के इस गतिविधि को निम्नलिखित में से किस आकलन के उपकरण का उपयोग किया होगा। इस प्रकार का प्रश्न है। आंसर की क्या आप बात करेंगे, उन्होंने पोर्टफोलियो यहां पर इसका आंसर बताया गया दोस्तों, और कहीं पर इसका आंसर जो है चेकलिस्ट और उपलब्धि परीक्षण भी दिया गया है। लेकिन यहां पर अगर आप सीधे सीधे तौर पर आंसर की बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि सर इसको तो हम पोर्टफोलियो कहते हैं, संचिका कहते हैं। बिल्कुल विकल्प भी हमको यहां पर क्या है, सही विकल्प मानना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सर, प्रश्न नंबर 10 फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। अगर आप देखेंगे कि कथन ए दिया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखो तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया। तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से आर बताया गया कि इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरणों के लिए लद्दाख एवं केरल, बिल्कुल सही है। और व्याख्या भी हम कहेंगे सर की सही हो रही है, तो आपका पहला विकल्प ही सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा सर इस प्रश्न के संदर्भ में वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प माना जाएगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सीटेट 6 सितंबर 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट भी हो रहा है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा आप किस राज्य में है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपके पास 4 विकल्प है सर। पोचमपल्ली के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तेलंगाना में है। मतलब यहाँ पर जो विकल्प आपका 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 रहेगा वो यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि वर्तमान स्थित वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और नए राज्य के गठन के बाद पोचमपल्ली अब तेलंगाना राज्य के यादाद्री भुवनगिरी जिले के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ऑप्शन 1 आपका सही विकल्प माना जाएगा। विकल्प 1 ही जो है दोस्तों वो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। हर सब्जेक्ट में आपको 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या कराना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है। लॉजिकली प्रश्न है सर, क्योंकि यहां पर रूढ़िवादिता को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। विकल्प जो बी दिया गया है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। मतलब यहां पर जो विकल्प बी रहेगा सर
ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि वास्तविक जीवन का उदाहरण जब बच्चे एक महिला को ऑटो चलाते हुए देखेंगे जो कि आमतौर पर पुरुषों से जुड़ा हुआ कार्य माना जाता है, तो वे लैंगिक रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती देते हुए पाएंगे। मतलब यहां पर विकल्प बी की आप बात करेंगे सर, तो विकल्प जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, अब देखिए पाचन तंत्र का मॉडल बच्चों को बनाने के लिए कहा। अब पुनीत नाम के शिक्षक अपने शिक्षार्थियों से क्या चाहते हैं, अपने विद्यार्थियों से क्या चाहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। इसी को हम ईवीएस पैडागोजी कहते हैं, परिसर अभ्यास पैडागोजी कहते हैं। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और अगर आप देखेंगे सही विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प जो डी रहेगा सर कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना यहां पर क्या है, पुनीत का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। सर प्रश्न नंबर 14 है कि देखिए निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। अब देखिए रचनात्मक आकलन के संदर्भ में यहां पर प्रश्न पूछा गया है लेकिन नेगेटिव वे में पूछा गया है। सर इन्होंने पूछा है कि रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है, तो देखिए इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक 3 माह में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये गलत बात है। मतलब यहां पर जो विकल्प 3 रहेगा सर वो हमारा सही विकल्प होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कौन सा गलत है, तो विकल्प जो 3 है वो यहां पर क्या है सर, गलत दिया गया है। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। सर 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ऐसा वो क्यों करती है। देखिए इकरा नाम की शिक्षिका है, वो ऐसा क्यों करती है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। सर वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए इकरा ऐसा करती है। विकल्प डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। सर यहां पर आप देख सकते हैं कि सीटेट 2026, सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 के लिए स्पेशल पैक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परीक्षा में अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं और मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि अगर आपने कम पढ़ा है या आपकी पढ़ाई कम हुई है दोस्तों, तो कम से कम इस प्रश्न संच को कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो 100% इसका बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों। जिस प्रकार से फरवरी 2026 की परीक्षा में हमारे बच्चों को मिला है, क्योंकि ये अपडेट सेट है। हमारा काम ये होता है दोस्तों कि हर परीक्षा से पहले हमने अपने प्रश्न पत्र को अपडेट करना होता है, नए बनाने होते हैं। और 6 सितंबर 2026 के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए हमने एक पैक यहां पर बनाया है 499 रुपए का, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, मराठी पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पैडागोजी, पहले 2 लैंग्वेज को छोड़कर बाकी 3 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होते हैं सभी मीडियम के लिए। तो यहां पर आपको 10-10 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे दोस्तों विद आंसर की। फॉर एग्जांपल मराठी पैडागोजी के 10 प्रश्न पत्रिका विद आंसर की, हिंदी पैडागोजी की 10 प्रश्न पत्रिका विद आंसर की। इसी प्रकार से 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 50 क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाने वाले हैं और प्राइस हमने यहां पर 499 रुपए रखा है दोस्तों। लिमिटेड ऑफर है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए दोस्तों और तुरंत आपको ये अपडेट प्रश्न संच अवेलेबल करवा कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर इतना करके आप जाएंगे, क्योंकि 1500 प्रश्न इसमें है और ये 1500 क्वेश्चन कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो 100% इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको परीक्षा में मिलेगा। आप 19 दिन में भी परीक्षा को आसानी से क्या है दोस्तों पास कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज। चलिए प्रश्न नंबर 16, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर भी 2 कथन आपको क्या है सर दिए गए हैं। अब देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। जी हां, केंद्रक कहलाती है, बिल्कुल सही है। केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, यह भी सही है। मतलब आपका यहां पर दोनों विधान सही है सर, लेकिन हम कहेंगे कि व्याख्या स्पष्ट नहीं है। मतलब विकल्प भी सही है। व्याख्या स्पष्ट क्यों नहीं है, देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण का संबंध यद्यपि दोनों तथ्य जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है कि केंद्रक एक विशिष्ट गोलाकार संरचना क्यों कहलाता है। ये यहां पर क्या है दोस्तों प्रॉब्लम है, इसलिए स्पष्टीकरण सही नहीं हो रहा है। बाकी दोनों चीजें सही है, विकल्प भी सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं।
फिर से एक स्टेटमेंट टाइप प्रश्न है सर। 17वां प्रश्न है, आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। सर ऑप्शन 1 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल है, वो क्रमिक तरीके से है। देखिए यहां पर पहला ही जो इन्होंने विधान दिया है वो गलत दे दिया है, पहला ही विधान गलत दे दिया गया है। सर ए जहां पर है कट कर देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा कि बी सी डी जो है दोस्तों वो सही रहेगा। ये सही तरीका है, गलत वाले ऑप्शन को ढूंढना है, सही ढूंढने से पहले गलत वाले को ढूंढना है, मतलब आपको सीधे सीधे तौर पर आपका क्या है जवाब यहां पर मिल जाएगा। अब हमने कहा कि सर ऑप्शन 1 गलत है, क्यों गलत है हम इसका भी स्पष्टीकरण आपको बताएंगे। देखिए क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम पारंपरिक रूप से अमूर्त शीर्षक आधारित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से थीम या प्रकरण आधारित दृष्टिकोण पर तैयार किया गया है, इसलिए जो पहला कथन है वो यहां पर क्या है सर गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। सर 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए सर। बिल्कुल सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है। यहां पर जो विकल्प डी होगा कि सीखने के प्रतिफल और दक्षता, ये जो रहेगा दोस्तों हमारा यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहां पर क्या है आपकी राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है कि अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वाह की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वाह के लिए सबसे उपयुक्त होगा, इस प्रकार का प्रश्न है सर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझ लेना है, उसके बाद तुरंत हमको क्या है फिर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर मिल जाता है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए दोस्तों। और देखिए जहां पर परिवार की बात आती है, बच्चे परिवार को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है, मतलब यहां पर जो विकल्प 1 दिया गया है वो यहां पर क्या है सर सही विकल्प होगा, क्योंकि सीधे तौर पर एक सामाजिक आर्थिक समस्या पानी की कमी से जुड़ा है। जब बच्चे इस स्थिति का अभिनय करेंगे तो वे अपने पानी के महत्व और पानी की कमी से जूझ रहे लोगों की वास्तविक परेशानियों को गहराई से महसूस कर पाएंगे। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अतः खाली जागा भरा अशा प्रकारे हा प्रश्न है। यूरिया अकार्बनिक होता है, उर्वरक होता है, गाय का गोबर क्या होता है? ठीक है, तो देखिए यूरिया जो है दोस्तों अकार्बनिक उर्वरक होता है, तो गाय का गोबर होता है खाद। ठीक है, खाद होता है, यहां पर भी खाद दिया है, मतलब 2 और 3 4 तो आंसर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए गोंद की बात करेंगे, प्राकृतिक असंजस है। ओके, उसी तरीके से डैश डैश कृत्रिम असंजक है, तो डैश डैश कृत्रिम असंजक क्या है तो फेविकोल है। बिल्कुल, फेविकोल कहाँ पर है तो फेविकोल यहाँ पर है। चलिए मतलब यहाँ पर विकल्प जो 3 रहेंगे सर वो यहाँ पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा आपका वो राइट विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सीटेट सितंबर 2026 के लिए फिर से ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं दोस्तों, और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परीक्षा परिषद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि महाटेट की जो परीक्षा है वो नवंबर में कंडक्ट की जाएंगी, और परीक्षा शुरू होने से पहले ही हमने हमारी तैयारी को पूरी तरीके से शुरू कर देना है दोस्तों, क्योंकि महाटेट के जो अपडेट नोट्स है हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी हजारों बच्चे इसको परचेस कर चुके हैं जून की परीक्षा के लिए, लेकिन परीक्षा किसी वजह से नहीं हो पाई। अब नवंबर में परीक्षा होने वाली है दोस्तों, परीक्षा से ठीक 60 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, तो उसी के लिए अपडेट प्रश्न संच है दोस्तों महाटेट नवंबर 2026 के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 विषय के नोट से दोनों पेपर के लिए यूज होंगे, मराठी, हिंदी और बाल मानस शास्त्र। ये पेपर 1 के लिए भी यूज होंगे, पेपर 2 के लिए भी यूज होंगे दोस्तों। सिर्फ 399 रुपए यहां पर हमने प्राइस रखा है, और लिमिटेड पेजेस है दोस्तों। पीडीएफ में ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने परफेक्ट और इतने अच्छे नोट्स है कि इसको पढ़ने के बाद कोई बच्चा टीईटी की परीक्षा कभी फेल नहीं कर सकता है, इतनी बात हम आपको गारंटी से कह रहे हैं। तो 399 का ये पैक है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है सर, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से स्कैनर भेजे जाएंगे, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दीजिए, तुरंत आपको महाटेट 2026 के नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।